नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का आज आखिरी कार्य दिवस है और पिछले कुछ दिनों से लगातार कई फैसले उनके चर्चा में आ रहे हैं। आज भी एक ऐसा फैसला उन्होंने दिया है जो कि केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा यानी माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा, ये 7 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया है। हालांकि 3 जजों की एक अलग बेंच इसकी यह सुनवाई करेगी कि अल्पसंख्यक दर्जा इसका बहाल रखा जाए या नहीं, लेकिन फिलहाल अभी यह माना गया है कि यह माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का इसका दर्जा यह बहाल रहेगा। और यह फैसला 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के उलट आया है, यानी उस फैसले के खिलाफ आया है। तो यह बहुत बड़ी अभी की खबर है कि जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, जो कि पिछले कई दशक से एक विवाद का विषय बना हुआ है कि वो अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं है, चूंकि वो केंद्र सरकार के एक एक्ट के तहत, पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत काम करता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, उसको अल्पसंख्यक माना जाए या नहीं माना जाए, इसे लेकर लगातार विवाद हुए हैं। कोर्ट में भी फैसला आया है। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद 1981 में जिस आधार पर इसको सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार किया, उसमें यह कहा गया कि इसकी स्थापना अल्पसंख्यकों ने की है या नहीं की है। तो 1981 में इस एक्ट में संशोधन करके यह कहा गया कि इसकी स्थापना अल्पसंख्यक वर्ग ने की है, यानी उसके माइनॉरिटी स्टेटस को बहाल किया गया। लेकिन यह मामला फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके माइनॉरिटी स्टेटस को खत्म कर दिया। उसके बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट में इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। उस समय की जो यूपीए सरकार थी उसने चुनौती दी। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला, इस पर सुनवाई चलती रही। लेकिन 2019 में इस मामले को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजा गया, तब से इस पर सुनवाई चल रही है। और इसी साल जनवरी फरवरी में 8 दिन तक लगातार इस मामले पर सुनवाई हुई और आज यह फैसला मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 जजों की बेंच जो कर रही थी, उसने यह फैसला दिया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने आखिरी दिवस में यह फैसला दिया है। तो इस एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। हालांकि उसमें यह भी कहा गया है कि जो यह फैसला 7 जजों की बेंच ने दिया, उसमें 3 जजों की राय उन 4 जजों से अलग थी जो कि डीवाई चंद्रचूड़ के साथ थे, यानी जो अल्पसंख्यक दर्जे को बहाल रखने की बात कर रहे थे, उससे 3 जजों की राय जुदा थी, अलग थी। कि 4 जज ही इससे सहमत थे, इसीलिए अब इसको 3 जजों की एक अलग बेंच को दिया गया है। और वो अल्पसंख्यक का दर्जा वो नए सिरे से तय किया जाएगा कि ये अल्पसंख्यक दर्जा इसका बना रहे या ना बना रहे। तो ये एक अब नई बेंच तय करेगी, लेकिन अभी उसका जो स्टेटस है, माइनॉरिटी स्टेटस है, वो बहाल रहेगा। तो एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले में 4-3 के बहुमत से ये जो फैसला आया है वो बहुत ही मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट में अभी इस फैसले को उस पर अभी फैसला पढ़ा जा रहा है। सुनवाई इसकी जनवरी फरवरी में हो चुकी थी और इस फैसले को सुरक्षित रखा था 7 जजों की बेंच ने। उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़। तो ये एक बड़ा फैसला है, महत्वपूर्ण फैसला है। और इसके अल्पसंख्यक जो स्टेटस है उसको लेकर जो चर्चाएं हो रही थी, उसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि आखिर इसको अल्पसंख्यक क्यों माना जाए, क्यों नहीं माना जाए। और अब जो 3 जजों की एक नई बेंच बनेगी वो यही तय करेगी कि आखिर इसको किस आधार पर माना जाए। क्या इसकी स्थापना अल्पसंख्यक वर्ग ने की थी? क्योंकि इसकी स्थापना अगर इसके इतिहास में जाए तो सर सैयद अहमद खान एक स्कूल और कॉलेज के तौर पर की थी 1875 में, लेकिन 1920 में इसको पार्लियामेंट के जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली उस समय हुआ करती थी, उसने एक कानून बनाकर इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। उसके बाद से ये वहाँ पर तमाम जो परिवर्तन होते रहे, उसके बाद फिर इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के ही नहीं बल्कि दूसरे समुदाय के लोगों को भी प्रवेश की प्रक्रिया मिली। तो ये बड़ी खबर यही है कि अभी जो 7 जजों की बेंच ने बहुमत से फैसला दिया है कि फिलहाल बरकरार रहेगा उसका माइनॉरिटी स्टेटस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, लेकिन 3 जजों की एक अलग बेंच गठित की गई है
जो इसको नए सिरे से देखेगी कि इसका अल्पसंख्यक दर्जा बहाल रखा जाए या ना रखा जाए, और रखा जाए तो क्यों रखा जाए। और जानकारी क्या उन 7 जजों की अपनी अलग अलग क्या राय थी, फैसले में और क्या चीजें रही, पूरी जानकारी के साथ अमलेंदु जी हैं। अमलेंदु जी, और क्या महत्वपूर्ण बातें रही जो इस फैसले में डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो 7 जजों की बेंच ने दिया है, क्या खास बातें रही? एक तो जो महत्वपूर्ण बात कही है इस फैसले में, जो 4-3 से फैसला आया है समीर जी, वो ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक दर्जा केवल इसलिए नहीं खो जाता कि संस्था कानून द्वारा बनाई गई थी। यानी कानून द्वारा बनाई गई तो इससे उसका जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो ख़त्म नहीं हो जाता। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए एमएबू का जो अल्पसंख्यक दावे का निर्णय है, इस आधार पर किया जाएगा कि इसे किसने स्थापित किया, यानी स्थापित इसे किसने किया, इस आधार पर होगा। तो स्थापित चूंकि सर सैयद अहमद ने किया था, अल्पसंख्यक समुदाय ने किया था, तो इसलिए इसका अल्पसंख्यक करेक्टर बरकरार रहेगा। अभी फैसला ये आया है, बाकी ये 4-3 से फैसला है, और जाहिर सी बात है कि 4-3 से फैसला है तो इसका अब ये 3 जजों की बेंच जो है ये इसको फिर से इसको बताए, मतलब तय करेगी कि रहेगा कि नहीं रहेगा। फिलहाल ये रहेगा। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है ये कि जो 3 जज जो थे, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस.सी. शर्मा, इन्होंने जो था वो अपना अलग मत व्यक्त किया 7 जजों से अलग। तो इनका उसमें 4 जजों से अलग, तो ये एक तरीके से कहा जाए कि इनका डिसेंट नोट उस पर लगा हुआ है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये, मतलब जब उन्होंने पढ़ा अपना फैसला तो उन्होंने ये कहा कि संदर्भ के लिए प्रश्न था कि क्या किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान मानने के क्या संकेत हैं। क्या किसी संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान इसलिए माना जाएगा क्योंकि इसकी स्थापना किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक संघ के वर्ग के व्यक्ति द्वारा की गई है, या इसका प्रशासन किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। फिर सीजीआई ने कहा कि जो अनुच्छेद 30 है उसके द्वारा प्रदत्त अधिकार निरपेक्ष नहीं है, इसलिए अल्पसंख्यक संस्थान का विनियमन अनुच्छेद 19(6) के तहत संरक्षित है। यानी अनुच्छेद 30 जो है उसमें प्रदत्त अधिकार जो अधिकार दिए गए हैं वो निरपेक्ष नहीं है, तो इसलिए अल्पसंख्यक संस्थान का जो विनियमन है वो अनुच्छेद 19(6) जो है संविधान, भारतीय संविधान का, उसके तहत संरक्षित है। फिर सीजीआई ने कहा कि इस अदालत ने अजीज भाषा में पढ़ा था कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना और प्रशासन दोनों एक साथ हैं। धार्मिक समुदाय कोई संस्था स्थापित तो कर सकता है लेकिन उसका प्रशासन नहीं कर सकता, ये उस समय कहा था। लेकिन इस पर कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने कि औपचारिकता परीक्षा पर ध्यान दिया और संस्था के उद्देश्य जो हैं और संविधान के पहले और बाद के इरादे के बीच अंतर अनुच्छेद 30(1) को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी बात कही है कि संविधान से पहले, मतलब पहले जो संस्थाएं बनी थी भारत का संविधान लागू होने से पहले और संविधान के बाद जो बनी है, तो उनके बीच में अंतर जो है वो नहीं किया जा सकता, और अनुच्छेद 3 को कमजोर करने के लिए इसका अंतर नहीं किया जा सकता। यानी जो संस्थाएं भारत के संविधान बनने से पहले बनी हैं उनको भी वो अधिकार प्राप्त होंगे जो संविधान बनने के बाद है, यानी वो उसका स्टेटस बरकरार रहेगा। ये एक तरीके से कहा। जी बिल्कुल, इसको लेकर यही विवाद है लगातार, जो पिछले कई दशक से ये विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी गया, हाई कोर्ट भी गया, उसके अलावा कानून में परिवर्तन किया गया, लेकिन जो 1920 में इसको एक सब पार्लियामेंट के उसमें जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव वो असेंबली थी उसके जरिए कानून बनाकर इसकी स्थापना की गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसको केंद्रीय दर्जा मिला, लेकिन उसमें 1951 में आज़ादी के बाद उसमें दूसरे समुदाय के छात्रों को भी प्रवेश मिलने लगा। तमाम केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है, और भी तरह की शिक्षा दी जाती है। और फिर ये बाद में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है 60 के दशक में, उसके अधीन आने लगा, यानी उसको सरकार से फंडिंग होने लगी। तो बहुत सारे सवाल इसमें उठ रहे हैं कि सरकार से फंडिंग हो रही है तो माइनॉरिटी स्टेटस उसका कैसे रहेगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 1967 में एक फैसले में इसके माइनॉरिटी स्टेटस को इन्हीं सब आधार पर खारिज कर दिया था। फिर 1981 में और यह आधार बनाया गया था कि जो ये ठीक है कि सर सैयद अहमद खान ने उसकी स्थापना की थी, उसके लिए उन्होंने चंदा जुटाया था, उससे अल्पसंख्यकों के पैसे से वो बना था, और उस पे जो उसका जो प्रबंधन था वो भी वही लोग करते थे। लेकिन 1920 में जब वो कानूनी तौर पर उसको मान्यता मिली तो उसका स्टेटस अलग हो गया। तो ये सारे मुद्दे ऐसे थे जो लगातार चर्चा में थे। लेकिन पिछले कुछ समय से 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब इसको इसका मान्यता इसको रद्द की, 2006 में यूपीए सरकार थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। लेकिन 2016 में
इसने वापस ले लिया केंद्र सरकार ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार है, और उन्होंने कहा यानी उसकी वो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था वो उसी फैसले से सहमति जताई और इसलिए उन्होंने वापस ले लिया ताकि उसको माइनॉरिटी स्टेटस का मामला आगे ना चले। लेकिन उसके बारे में कई और याचिकाएं दाखिल की गई थी, कुछ और संगठनों ने भी की थी, और इसका जो माइनॉरिटी स्टेटस का जो मतलब है उसका फायदा ये होता है कि अगर ये माइनॉरिटी स्टेटस उसका बरकरार रहेगा, माइनॉरिटी स्टेटस के तौर पर उसकी मान्यता रहेगी, तो उसमें जो धार्मिक अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों के लिए 50% आरक्षण की सीमा लागू की जा सकती है और उनके ऊपर यह भी बाध्यता नहीं रहेगी कि वो वहां पर SC ST का रिजर्वेशन दूसरे संस्थानों की तरह से उनमें लागू हो या ना लागू हो। इसीलिए तमाम तरह के विवाद हो रहे थे। कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी, लगातार विरोध हो रहा था और ये सारे मामले ऐसे हैं जो इसको एक विवाद का विषय भी बनाए हुए थे। लेकिन आज का जो फैसला है 7 जजों की ये बेंच है, खंडपीठ है, उसने बहुमत से जो फैसला दिया है बहुत मायने रखता है। हालांकि अभी इसको पूरा नहीं माना जाएगा क्योंकि जो विवाद की असली जड़ है यानी वो अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं है, उसकी तह में जाने के लिए 3 जजों की एक अलग बेंच बनाई गई है, वो तय करेगी। बहरहाल इसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और धार्मिक गुरु, मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली ने कुछ कहा है, एक बार सुनते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रखा गया है उस पर उन्होंने क्या कहा है, सुनते हैं एक बार खालिद रशीद फिरंगी महली को। Can't be claimed to be a minority status. That is a central university. Now this has been overruled, and whereas Chief Justice of India has also mentioned that the minority status will be decided by 3 judges regular bench. We welcome the decision of the Honorable Supreme Court in which it has overruled its decision of 1967 in which it was decided that Aligarh Muslim University will not be a minority institution. So from the decision of Supreme Court, today's Supreme Court decision, I think will go a long way in deciding the minority character of Aligarh Muslim University. And as Supreme Court has itself said that now 3 judges bench will determine whether it is a minority institution or not. I think all the historical facts are before us, and we will certainly put all the historical facts and figures before the 3 judges bench. And everybody knows that Sir Sayyid formed this university for the educational upliftment and for the educational promotion of the Indian Muslims. And at the time when he laid down the foundation of the college, in his historical speech, he will very clearly mention that we have established this college and one day it will be turned into a university on the lines of Oxford and Cambridge University. And everyone knows, and before this we have also put these facts before the various courts. तो ये बड़ी खबर है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो माइनॉरिटी स्टेटस है उसको बरकरार रखा गया है। 7 जजों की खंडपीठ ने, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की खंडपीठ ने इस पर फैसला सुनाया है 4-3 के रेशियो से, यानी जो 4-3 के बहुमत से 4 जजों ने इसके स्टेटस को बरकरार रखा है, लेकिन 3 जजों ने इस पर आपत्ति भी जताई है। अमलेंदु जी, कौन 3 जज हैं और क्या उनकी आपत्तियां हैं जो उस पर उन्होंने आपत्ति जताई, और शायद इसीलिए इसको अब अलग एक पीठ को दिया गया है कि वो 3 जजों की पीठ अब इसको नए सिरे से इसके अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में वो पूरी उसकी जानकारी लेगी और फिर उस पर कोई फैसला सुनाएगी। एक तो समीर जी, आज जस्टिस DY चंद्रचूड़ का CJI के तौर पे आखिरी कार्य दिवस है। 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में उनका आखिरी कार्य दिवस है। इस पर यह फैसला आया है और 7 जजों की खंडपीठ थी। उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस
सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस.सी. शर्मा शामिल थे। इसमें जो जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ जो बहुमत का फैसला आया है उसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा का मत जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ था और वो बहुमत का फैसला पढ़कर सुनाया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने, सीजीआई ने। और जो जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस.सी. शर्मा थे, इन्होंने अपनी असहमतियां इस पर दर्ज कराई। ये कुल मिलाकर मामला है। तो जो इसकी मुख्य बात नहीं है बहुमत के फैसले की, वो बताए थे। एक तो ये कि अनुच्छेद 30 कमजोर हो जाएगा यदि इसे केवल उन संस्थानों पर लागू किया जाए जो संविधान के लागू होने के बाद स्थापित किए गए थे। ये बहुत बड़ी बात है। यानी जो संविधान लागू होने से पहले भी संस्थान स्थापित हो गए थे, उन पर भी अनुच्छेद 30 लागू होगा। और अगर ये केवल बाद में किया जाता है, जो बाद में बने उन पर लागू किया जाता है, तो इससे अनुच्छेद 30 कमजोर हो जाएगा। फिर दूसरा कहा गया कि समावेशन और स्थापना शब्दों का परस्पर उपयोग नहीं किया जा सकता केवल इसलिए कि एएमयू को शाही कानून द्वारा शामिल किया गया था। इसका मतलब यह नहीं है कि इसे असल अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो आगे आने वाली जो 3 जजों की खंडपीठ होगी, वो जब इसको फैसला करेगी तो उसको अब ये 4 जजों का बहुमत का फैसला उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कहा गया है इस फैसले में कि एएमयू को शाही कानून द्वारा शामिल किया गया था। इसका मतलब यह नहीं है कि इसे अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। शाही कानून का मतलब वो 1920 का एक्ट जो है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली उस समय हुआ करती थी, उसका जी करती थी, उसका यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद द्वारा की गई थी केवल इसलिए कानून कहता है कि इसे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पारित किया गया था। इस तरह की औपचारिकता अनुच्छेद 30 के उद्देश्यों को विफल कर देगी। औपचारिकता को वास्तविकता का रास्ता देना चाहिए। यह निर्धारित करने के लिए कि संस्थान की स्थापना किसने की, न्यायालय को संस्थान की उत्पत्ति का पता लगाना चाहिए और यह पहचानना चाहिए कि इसके पीछे दिमाग कौन था। विचार का प्रमाण अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य की ओर इशारा करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि भूमि के लिए धन किससे प्राप्त हुआ और क्या अल्पसंख्यक समुदाय ने मदद की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये मतलब इसमें कहा गया है आदेश में। और ये 3 जजों की खंडपीठ जब आगे फैसला सुनाएगी तो उसको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा समिति। फिर आगे कहा गया कि यह आवश्यक नहीं है कि संस्थान केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए स्थापित किया गया था। यह साबित करना जरूरी नहीं है कि प्रशासन अल्पसंख्यक के पास ही होना चाहिए। अल्पसंख्यक संस्थान धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर देना चाह सकते हैं और इसके लिए प्रशासन में अल्पसंख्यक सदस्यों की जरूरत नहीं है। ये फिर ये कहा गया कि जो अजीज बादशाह मामला था पहले, इससे पहले जो आया था, जिसके तहत ये छीन लिया गया था इसका माइनॉरिटी स्टेटस, उस फैसले को खारिज किया जाता है। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का फैसला मौजूदा मामले में निर्धारित परीक्षणों के आधार पर किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर फैसला करने और 2006 के इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसले के सत्यता पर फैसला करने के लिए पीठ गठित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कागजात पेश किए जाने हैं। ये बहुमत के आधार पर फैसला सुनाया गया। अब इसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो थे, उनका इसमें डिसेंट नोट लगा है, उसमें उन्होंने आपत्ति जताई है। जस्टिस सूर्यकांत ने 2019 में 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित संदर्भ आदेश पर आपत्ति जताई, जिसमें मामले को सीधे 7 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था। वो 3 न्यायाधीशों की जो खंडपीठ थी उसमें जस्टिस गोगोई थे और उन्होंने दिया था कि ये बड़ी खंडपीठ को भेजा जाए। उनका कहना था कि अल्पसंख्यक अनुच्छेद 30 के तहत एक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कानून और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। इस सीमा तक अजीज बादशाह को फैसले को संशोधित करने की जरूरत है। अजीज बादशाह और टीएमए पाई में 11 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बीच कोई टकराव नहीं है, ये उनका कहना था। ये अब तक का इसमें आया है। जो डिसेंट नोट है वो भी हमने बता दिया और बहुमत का फैसला है वो भी इसमें आ गया। जी बिल्कुल। और ये जो इसीलिए चूंकि 4 जज जो है वो इसको माइनॉरिटी स्टेटस बहाल करने के पक्ष में, लेकिन 3 लोगों ने उस पर आपत्ति जताई है, तो इसीलिए 3 जजों की एक अलग बेंच के पास इसको भेजा गया है, जो नए सिरे से इसके अल्पसंख्यक स्टेटस के बारे में जांच पड़ताल करेगा और फिर अंतिम फैसला उस पर सुनाएगा। लेकिन फिलहाल इसके माइनॉरिटी स्टेटस को बहाल रखा गया है। यह बड़ा फैसला है जो आज 7 जजों की खंडपीठ ने चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में यह सुनाया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के माइनॉरिटी स्टेटस को, यानी उसका जो अल्पसंख्यक नेचर है वो रहेगा या नहीं। जो बार बार आर्टिकल 30 का जिक्र हो रहा है, आर्टिकल 30 संविधान का, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 है, यह धार्मिक अल्पसंख्यकों को एक अपनी पसंद का अपनी धार्मिक शिक्षा देने के लिए अपने संस्थान खोलने की अनुमति देता है। और उस पर उन संस्थानों को इस आधार पर अगर कोई सरकारी फंडिंग होती है तो धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो एक
मौलिक अधिकार है जिसको दिया गया है भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए, उसी का बार बार जिक्र हो रहा है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं और कई मुद्दे ऐसे हैं कि अल्पसंख्यक दर्जा उसका रखा जाए नहीं रखा जाए। अभी यह भी बात आई कि उसमें किसकी जमीनें गई हैं किसकी नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पर जो दक्षिणपंथी समूह के तमाम लोग हैं जिन्होंने इसका बड़ा विरोध भी किया है और उनकी भी याचिकाएं इसमें लगी हैं अल्पसंख्यक दर्जे की बहाली को खत्म करने के लिए। उनका यह कहना है कि उसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भी काफी जमीन दी है, वो तो कई बार ये भी कहते हैं कि उन्हीं के नाम से इसका नामकरण होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको अब 3 जजेस की नई जो खंडपीठ गठित की गई है वो इन सब चीजों की पड़ताल करेगी। अमलेंदु जी। जी बिल्कुल इसकी करेगी। और यहाँ से समीर जी एक बात और है कि जो स्थापना थी वो सर सैयद अहमद खान ने की थी और राजा महेंद्र प्रताप ने जो ज़मीन दी थी वो इसी संस्थान के लिए दी थी। तो ज़मीनें किसकी गई हैं ये महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसमें ये कहा गया है कि इसकी स्थापना किसने की और उसका उद्देश्य क्या था। फिर ये कहा गया है कि इसके पीछे जो दिमाग है वो उसको देखना पड़ेगा कि यानी वो दिमाग क्या था और किस उद्देश्य से की गई, इसका मतलब यही है। तो सर सैयद अहमद ने जो स्थापना की थी वो अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए की थी। उद्देश्य उसका ये था, उसका मोटिव ये था। ज़मीनें उसमें मुसलमानों की भी थी और ज़मीनें उसमें हिंदुओं की भी थी, तो सबकी थी, क्योंकि वो शिक्षण संस्थान बन रहा था और उसका नाम भी शुरू में यही रखा गया था कि एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज, जिसमें कि तमाम तरह की शिक्षाएं दी जाएंगी। और ये उसके बाद भी जब उसको एक कानूनी दर्जा दिया गया, विश्वविद्यालय के तौर पर स्थापित किया गया और बाद में सभी समुदाय के लोगों के लिए उसमें दरवाजे भी खुले। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर इसको माइनॉरिटी संस्थान कहा जाए या नहीं कहा जाए, ये विवाद लगातार रहा है। लेकिन 1967 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके माइनॉरिटी स्टेटस को खत्म कर दिया था तो 1921 में जो एएमयू एक्ट है जो 1920 में बना था उसमें संशोधन करके उसको कहा गया कि नहीं, इसकी स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने की थी, इसलिए इसको अल्पसंख्यक समुदाय माना जाएगा, जिसे बाद में चैलेंज किया गया। जी जी बिल्कुल, इसको बाद में चैलेंज किया गया और फिर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उसने इसको खत्म कर दिया फिर से, मतलब जो भारत सरकार ने जो उसको दिया था वो उसको निरस्त कर दिया था। तो इसके खिलाफ ही ये याचिका, उस हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ही ये याचिका गई थी और इस याचिका में जो था वो कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद वगैरह ने भी इसमें सॉरी माफ कीजिएगा दलीलें दी थी, पैरवी की थी। जी, तो ये जो अल्पसंख्यक का मुद्दा है तो बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को बहाल रखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो 2005 का फैसला था उसको पलट दिया है। 2019 से 7 जजेस की ये बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी। अभी जनवरी फरवरी में इसको 8 दिन लगातार इस मामले पर सुनवाई हुई, तमाम जो दलीलें दी गई उनको सुना और रिजर्व रखा था फैसला, आज सुनाया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 जजों की इस खंडपीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और वो रिटायर हो रहे हैं 10 तारीख को, 10 नवंबर को, परसों, यानी उनका जो आज आखिरी कार्य दिवस है वो आज है। तो बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है और ये सरकार के लिए झटका, केंद्र सरकार के लिए झटका इसको इसलिए बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को 2006 में यूपीए सरकार ने चैलेंज किया था, लेकिन 2016 में जब एनडीए सरकार आई तो उसने उसको वापस ले लिया, अपने को उससे अलग कर लिया, यानी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उससे वो सहमति जताई, सरकार के ही फैसले को वापस ले लिया। तो यह बड़ी खबर है, इसीलिए इसको झटका कहा जा रहा है। और अभी 2 दिन पहले ही जिस तरह से मदरसा शिक्षकों को लेकर यूपी मदरसा एक्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटा इसी बेंच ने, DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने, तो वो भी एक बड़ा झटका है। तो रिटायर होते होते DY चंद्रचूड़ कई झटके केंद्र सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को देकर गए हैं। जी बिल्कुल, कई झटके देके गए हैं और इससे पहले अभी जो 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया उन अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने बुलडोजर चलाए, तो बुलडोजर एक्शन पे ये टिप्पणी भी की कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी नहीं मानते हैं, उसकी लगातार आप अवहेलना कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है बुलडोजर्स को लेकर, उसके बाद भी आपकी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये सख्त टिप्पणियाँ थी और उन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी आदेश दिया जिन्होंने बुलडोजर
बुलडोजर चलाए थे। तो ये दो झटके जो है बड़े जो हैं वो मोदी सरकार को या बीजेपी सरकार को लगे हुए हैं आखिरी समय में चंद्रचूड़ के साहब के कार्यकाल में। एक तो बुलडोजर वाला यूपी गवर्नमेंट को यानी बीजेपी सरकार को, योगी जी की सरकार को, और मोदी जी की सरकार को ये अल्पसंख्यक दर्जे पर। जी बिल्कुल। और जो 25 लाख बुलडोजर की कार्रवाई पर, जो सरकारी अफसरों पर जिन्होंने बुलडोजर चलाया, उन पर जो 25 लाख का जुर्माना है, बहुत बड़ा संदेश है। क्योंकि आने वाले दिनों में सरकार चाहेगी भी तो अधिकारी उसको जितनी तत्परता से लागू करते हैं, बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं, लगता है कि अब उस पर कुछ लगाम लगेगी। बहरहाल बड़ी खबर आज की अभी यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को बहाल रखा है, लेकिन नए सिरे से उसके अल्पसंख्यक दर्जे के मामले में जांच पड़ताल के लिए, सुनवाई के लिए 3 जजेस की एक अलग बेंच गठित कर दी है। फिलहाल यह उसका अल्पसंख्यक दर्जा बहाल रहेगा और इस तरह से 2005 का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उसको 7 जजों की बेंच ने पलट दिया है। 7 जजों की यह बेंच, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। और अब बढ़ते हैं एक अगली खबर पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पिछले 3-4 दिनों से जो हंगामा चल रहा है, आज भी वो हंगामा अभी बना हुआ है। कल जिस तरह से तमाम विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों को मार्शलों की मदद से बाहर निकाला गया, आज फिर वो स्थिति आई। और आपको बता दें कि वहां आर्टिकल 370 के खात्मे का विरोध कर रहे थे खुर्शीद अहमद खान, जो इंजीनियर रशीद के भाई हैं, उनको भी आज मार्शलों की मदद से बाहर निकाला गया। कल वो एक बैनर लेकर आए थे, उसको लहरा रहे थे, उसका भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने विरोध किया। विरोध करते करते वो, एक बार हम विजुअल्स देखेंगे कि किस तरह का वहां पर विरोध कर रहे हैं। आज भी उसी तरह का विरोध किए, नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर उनको मार्शलों की मदद से विधानसभा अध्यक्ष ने बाहर कराया। तो जम्मू कश्मीर में यह विवाद लगातार बना हुआ है और वहां हंगामे की स्थिति पिछले कई दिनों से, सोमवार से वहां पहले सत्र की शुरुआत हुई है जम्मू कश्मीर विधानसभा में। और यह देख सकते हैं कि किस तरह से वहां मार्शलों की मदद से विधायकों को बाहर निकाला जा रहा है। और केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को ही नहीं, आज वहां पर खुर्शीद अहमद शेख को भी बाहर निकाला गया, जो इंजीनियर रशीद के भाई हैं, जिन्होंने कल धारा 300 आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर एक बैनर वहां लहराया था और उसका विरोध कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि जो स्वायत्तता थी जम्मू कश्मीर की पहले, उसको बहाल किया जाए, उसके जो स्टेटहुड है यानी उसकी जो पूर्ण राज्य का दर्जा है उसको बहाल किया जाए, जिसका भारतीय जनता पार्टी के विधायक विरोध कर रहे थे। हंगामे की ये स्थिति वहां बनी और आज भी वही स्थिति वहां पर जारी है। तो ये जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस तरह से लगातार हंगामा चल रहा है वो अपने आप में बड़ा गंभीर है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं वो जिस तरह से वहां पर वेल में जाकर, और वेल में ही जाकर नहीं, अपनी सीट पर खड़े होकर विरोध कर रहे हैं। एक बार अगर उन विजुअल्स को देखेंगे तो लगेगा कि वो जैसे किसी जनसभा में हो, किसी मार्केट में हो, लग ही नहीं रहा है कि विधानसभा के भीतर का ये दृश्य है। अमलेंदु जी। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से जैसे बीच बाजार में जो है हाथापाई हो जाती है, उस तरीके का पूरा दृश्य जो है दिखाई पड़ रहा है। हाथापाई हुई है और मार्शलों को आकर के उनको निकाल के बाहर करना पड़ा है, बीजेपी विधायकों को भी, और जो इंजीनियर राशिद के भाई हैं। ये हम देख सकते हैं किस तरह से वहां पर, अगर इसको पूरे स्क्रीन पर लाए एक बार इन विजुअल्स को, कि कैसे ये दिखाई पड़ रहा है। जी अमलेंदु जी। यानी जो नूरा कुश्ती चुनाव के दौरान थी वो अभी भी जारी है। विधानसभा बनने के बाद भी वो नूरा कुश्ती जारी है और जब तक ये विधानसभा का सत्र चलेगा लगता है ये नूरा कुश्ती जारी रहेगी। ये और एक बार सुनते हैं कि क्या ये नारेबाजी हो रही है, अगर हम लोग सुन सके इसे, क्या किस तरह के नारे लगा रहे हैं। जी, तो ये जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर का दृश्य है, जहां लगातार वहां पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। विधायकों को मार्शलों के जरिए विधानसभा अध्यक्ष को बाहर कराना पड़ रहा है और बार बार ये पिछले 3 दिनों से ये स्थिति बनी हुई है। वहां पर कल आर्टिकल 370 की बहाली के On 26th of October 1947, DP Menon, after getting the instrument of accession,
साइमन को वो क्या कहते हैं? ऑनरेबल स्पीकर सर, प्लीज ये जुमला जरूर सुने। वो कहते हैं, उनको आगे दिखाते हुए कहते हैं, द बास्टर्ड हैज साइंड इट। द बास्टर्ड हैज साइंड इट। ये बास्टर्ड कौन था? ये बास्टर्ड जम्मू कश्मीर का उस वक्त हुक्मरान था। हम उसको मानते थे या नहीं मानते थे, या हमने उसके शख्सी राज के खिलाफ एक मुनस्सब जदोजहद की थी वो अपनी जगह, लेकिन अंदाजा लगाए नियत का, उनकी नियत का अंदाजा लगाए। तो ये जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर का दृश्य है जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार ये स्थिति बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में अभी पिछले दिनों वहां पर विधानसभा के चुनाव हुए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं और ये 5 साल के बाद वहां पर ये सरकार बनी। अब जो विधानसभा के चुनाव हुए 5 साल क्या 10 साल के बाद, चूंकि जो सरकार बनी थी उसको वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उसके बाद 2019 में स्पेशल स्टेटस जो था यानी आर्टिकल 370 उसको खत्म कर दिया गया। अब उसी आर्टिकल 370 की बहाली के लिए ये वहां पर नारेबाजी हो रही है। कल इंजीनियर खुर्शीद के भाई इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने एक बैनर लहराया, उसके बाद से यह विवाद बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विरोध जताया, उनको मार्शलों की मदद से बाहर किया गया और इसी तरह का दृश्य वहां पर था जिसको जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, यानी अपनी कुर्सियों पर वेल में जाकर विधानसभा अध्यक्ष के सामने कुर्सियों के ऊपर खड़े होकर नारेबाजी और भाषण दे रहे हैं। तो इसी को लेकर वहां पर इंजीनियर खुर्शीद अहमद शेख ने कहा था कि हमने तो केवल एक बैनर लहराया था और हमारे खिलाफ इस तरह से हो रहा है। यहां पर पूरी अनुशासनहीनता ये दिखाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की ओर से। लेकिन कई बार उनको भी बाहर निकाला गया, विधानसभा सदन के बाहर निकाला गया मार्शलों की मदद से। बावजूद इसके इस तरह की स्थिति वहां लगातार बनी हुई है और यह मुद्दा जो स्टेटहुड की बहाली का था, उस मुद्दे को वो चुनाव के दौरान भी वहां पर काफी चर्चा में रहा। उसकी चर्चा रही, एक मुख्य मुद्दा रहा विधानसभा चुनाव के दौरान, अभी भी है। उससे संबंधित एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है जम्मू कश्मीर विधानसभा में। लेकिन आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर जिस तरह से खुर्शीद अहमद शेख ने बैनर लहराए हैं उसका बहुत विरोध हो रहा है और यह आरोप भी लग रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की इसमें मिली भगत है, साठगांठ है। अमलेंदु जी हाँ, बिल्कुल ये आरोप लग रहे हैं कि इसमें बीजेपी और जो ये इंजीनियर राशिद की पार्टी है, इनकी मिली भगत है और इसको जब एक प्रस्ताव पारित हो चुका विधानसभा से और वो लगभग सर्वसम्मति का प्रस्ताव था, तो उसके बाद ये अलग से पोस्टर लहराने, क्या पोस्टर लहराने से आपके 370 बहाल हो जाएगी? अच्छा, चुनाव से पहले भी आरोप इन पर लग रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। चुनाव से पहले भी आरोप लग रहे थे और आपको उसको नुकसान भी हुआ, लेकिन आप अभी भी उससे बाज नहीं आ पा रहे हैं। तो ये आरोप लग रहे हैं खासतौर से सत्तारूढ़ गठबंधन जो है उसकी तरफ से कि ये बीजेपी के साथ इनकी साझगांठ है और उसके तहत ये काम किया जा रहा है और दोनों एक दूसरे के, यानी इस समय विधानसभा चुनाव चल रहे हैं झारखंड और महाराष्ट्र में, तो वहाँ किस तरीके से बीजेपी को फायदा पहुँचाया जाए इसके लिए जो है वहाँ एक तरह से कहा जाए वो इंजीनियर राशिद की पार्टी काम कर रही है। ये आरोप लग रहे हैं। जी, आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये इस तरह की जो हंगामेदार स्थिति है अब ये कितने दिनों तक बनी रहेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन लगातार सोमवार से जब से सदन सत्र शुरू हुआ है विधानसभा का, ये पहला ही सत्र है, तब से यही स्थितियां देखने को मिल रही हैं और पिछले 3 दिन से कुछ ज्यादा ही ये स्थिति वहां पर गंभीर बनी हुई है। यानी लगातार विधानसभा के भीतर हंगामा हो रहा है, मार्शलों की मदद से विधायकों को बाहर भेजा जा रहा है, सदन को स्थगित किया जा रहा है, लेकिन जब फिर शुरुआत हो रही है तो यही स्थिति बनी हुई है। और अब चलते हैं झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की ओर। झारखंड में आज राहुल गांधी एक तरह से वहां पर चुनावी शुरुआत कर रहे हैं, उनकी कई सभाएं हैं और वहां पर सभा एक उनकी शुरू होने वाली है। हम आपको जैसे ही शुरू होती है आपको वहां पर ले चलेंगे, लाइव दिखाएंगे। लेकिन जी, और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के चुनाव बहुत ही दिलचस्प होते जा रहे हैं। खास तौर पर जो एनसीपी
और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी यानी जो महायुति जिसको कहते हैं एनडीए गठबंधन, उनके बीच में जिस तरह से रिश्ते दिखाई पड़ रहे हैं वो बहुत एक दिलचस्प मोड़ की ओर ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपनी शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र में रैलियों की। उनकी 2 सभाएं नासिक में है, लेकिन एक अभी चल रही है। अजीत पवार जो एनसीपी के नेता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, सरकार में है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बारामती में जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की कोई जरूरत नहीं है, साफ मना कर दिया है उन्होंने। अमलेंदु जी, अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते लगातार तल्ख होते दिखाई पड़ रहे हैं और अब सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री की रैली कराने से ही अपने इलाके में इनकार कर दिया है। और रैली कराने से ही माफ कीजिएगा, रैली कराने से इनकार नहीं कर दिया, यहां तक कह दिया है कि जो योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे है, इसको महाराष्ट्र स्वीकार नहीं करता है। यानी जो भारतीय जनता पार्टी का जो सांप्रदायिक एजेंडा है उसको अजीत पवार एक तरीके से ठुकरा रहे हैं, ये देखा जा रहा है। और अब जो स्थिति बन रही है समीर जी, तो उसमें एकनाथ शिंदे एक तरफ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अजीत पवार एक तरफ दिखाई पड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी की बीजेपी एक तरफ दिखाई पड़ रही है। मतलब 3 ध्रुव जो हैं वो एक तरीके से कहा जा सकता है वो महायुति के अंदर बन गए हैं और तीनों एक दूसरे का समर्थन करते हुए नजर नहीं आते हैं मुद्दों के आधार पर। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने कहा है कि जो 2.5 साल में विकास हुआ है उसको आगे 5 साल तक ले जाया जाएगा। अब 2.5 साल में विकास ये हुआ है कि गुजरात के सारे उद्योग जो थे और सारी परियोजनाएं होती वो उठाकर गुजरात ले जाई गई हैं महाराष्ट्र से। तो यानी अब जो महाराष्ट्र में जो पिछले 2.5 सालों में हुआ वो आगे 5 साल तक जारी रहेगा अगर बीजेपी की सरकार बनती है। शायद कहना ये चाहते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब विपक्ष देखते हैं इसको, उनकी इस बात को किस तरीके से लेता है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इधर सिमडेगा जो है झारखंड में, वहाँ राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, जनसभा शुरू हो चुकी है, राहुल गांधी अभी बोलना शुरू नहीं किए हैं। और जो अभी आप ये राहुल गांधी देख सकते हैं कि वहां पर झारखंड में उनकी चुनावी सभा शुरू हो रही है, वहां पहुंचे हैं। और महाराष्ट्र में जो अभी अमलेंदु जी बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने जो बात कही है बड़ी महत्वपूर्ण बात है और वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि गुजरात बनाम महाराष्ट्र का, और इस मामले में वो केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर आरोप लगा रहे हैं कि वो किस तरह से उन्होंने सरेंडर कर दिया है गुजरात लॉबी के सामने। एक और उन्होंने जो अभी कल उन्होंने प्रस्तुत किया, अपना एक पेश किया है अपना घोषणा पत्र, उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर इंडिया गठबंधन की महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है तो मुंबई का जो धारावी प्रोजेक्ट है उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसको लेकर बड़ी खलबली मची हुई है और एकनाथ शिंदे का भी बयान आया है। ये पूरे जो महायुति है यानी एनडीए गठबंधन है उसमें इसको लेकर खलबली मची हुई है। क्यों मची हुई है वो जानकारी देंगे अमलेंदु जी। चूंकि समीर जी औने पौने दामों में वो धारावी जो है वो पूरा का पूरा दे दिया गया है गौतम अडानी को जी। और इसको लेकर बहुत ज़्यादा वहाँ उथल पुथल मची हुई है। चूंकि इंडिया गठबंधन ने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार बनते ही ये धारावी की ज़मीन जो है वो अडानी से वापस ले ली जाएगी। अब अडानी से अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट छिन जाएगा तो फिर जो आरोप लगते रहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी A1 और A2 के लिए काम करते हैं, तो फिर वो किस तरीके से काम होगा। तो यानी जो बिजनेस बढ़ाया जा रहा है A1 A2 का जो आरोप है विपक्ष का, तो उसको लेकर दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा मुद्दा वहाँ बन चुका है, A1 A2 का व्यापार और गुजरात का अतिक्रमण। कि गुजरात किस तरह से गुजरात के उद्योगपति वहां महाराष्ट्र में जाकर कर रहे हैं। यही बात 2 दिन पहले जो राहुल गांधी ने भी अपने लेख में लिखी एक अखबार में, और उसको लेकर भी बड़ी चर्चाएं हैं और ये सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी यही कहा कि कुछ सिंडिकेट सरकार के साथ मिलकर पूरे देश का व्यापार चला रहे हैं। जी जी बिल्कुल राहुल गांधी ने यही कहा है कि एक पूरा सिंडिकेट बन गया है और उस सिंडिकेट में कुछ औद्योगिक घराने, कुछ राजे रजवाड़े और एक दल जो है वो खास तौर से बना हुआ, और ये एक मोनोपोली स्थापित हो रही है। और हम इस मोनोपोली के खिलाफ हैं, व्यापारियों के खिलाफ नहीं है, व्यापार के खिलाफ नहीं है। सबको बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड जो मिलनी चाहिए सभी व्यापारियों को। यानी जो एक तरीके से लोगों के व्यापार छीने जा रहे हैं और एक खास औद्योगिक समूह को, एक पूंजीपति समूह को दिए जा रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए और सबको यहाँ बराबर का व्यापार के अवसर मिलने चाहिए। जी, तो और एक बार रुक करते हैं जो राहुल गांधी की जनसभा है उसमें अभी क्या चल रहा है, एक बार सुनते हैं। वहां पर आपको सीधे ले चलते हैं राहुल गांधी की झारखंड में जो जनसभा है। रोड शो कर ले इवन अपील करे कहा है, रोड शो सोच लो 14 में भारतीय जनता पार्टी के रायजालक रघुवर दास इस झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बनले, का करलक
जाइन हा कि नहीं जाइन हा हमरे कर सीएनटी एक्ट के कमजोर करते हैं संशोधन करे कर काम करलक आ काम करे कर प्रयास कर रहे हैं और हमरे कर झारखंड पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की चर्चा बार बार हो रही है झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एक बड़े आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि वो पीठ पीछे से लड़ाई लड़ रही है, दूसरे लोगों के माध्यम से लड़ाई लड़ रही है। रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल है और वहां पर उन पर आरोप लग रहा है कि वो झारखंड में वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सीधे आकर कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। उसी की चर्चा यहां पर ये इस जनसभा में हो रही है जहां राहुल गांधी मौजूद है। तो ये जो पीठ पीछे लड़ाई की बात हो रही है, हेमंत सोरेन ने कहा है, आरोप लगाया है, वो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के दूसरे नेता, इंडिया गठबंधन के नेता लगा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आखिर पीठ पीछे वहां पर चुनाव प्रचार करने को क्यों मजबूर है, यानी वो अपनी रणनीति आमने सामने की चुनावी लड़ाई की क्यों नहीं बना पा रही है, ये बड़ा सवाल है। और वहां जो इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां हैं वो लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं। यही बात अभी राहुल गांधी की इस जनसभा में भी हो रही है। तो बहुत झारखंड में भी जो चुनाव है काफी दिलचस्प हो चुका है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब वहां रैली हुई तो उन्होंने बहुत सारी बातें की, लगभग उस तरह की बातें की जो लोकसभा चुनाव के दौरान की, उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। और अब स्थिति यह है कि उन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी तरह घिरे हुए नजर आ रहे हैं जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान घिरे नजर आ रहे थे। बिल्कुल घिरे नजर आ रहे हैं। और जो हेमंत सोरेन है वो तो बहुत जबरदस्त हमले कर रहे हैं। एक तो हेमंत सोरेन का कहना है कि झारखंड के जल जंगल जमीन पर भाजपा की गंदी नजर है, इनके मंसूबे हम कभी सफल नहीं होने देंगे। और एक तो उन्होंने ट्वीट किया है समीर जी अपनी एक जनसभा का एक टुकड़ा, और उसमें तो कहा है उन्होंने, मतलब भारतीय जनता पार्टी को पॉकेट मार तक कह दिया है, ये तक कह दिया उन्होंने। और सवाल उठाया कि क्या असम, छत्तीसगढ़ और बिहार में 500 रुपये में भाजपा गैस सिलेंडर दे रही है? तो वहाँ बीजेपी ने घोषणा की है कि यहाँ 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। तो पूछा उन्होंने कि क्या असम में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में 500 रुपये में गैस सिलेंडर भाजपा दे रही है जो यहाँ दे देगी? तो ये बड़े सवाल उन्होंने पूछे हैं एक तरीके से। और ये आरोप उन्होंने लगाया है कि हम झारखंड वासी की थाली से रोटी हड़पने का काम किया पूर्व की भाजपा सरकार ने, लोग हाथों में राशन कार्ड लेकर भूख से मरने को मजबूर होते थे। ये बड़े आरोप एक तरीके से कहा जाए वो हेमंत सोरेन बीजेपी पर लगा रहे हैं, बहुत जोर शोर के साथ लगा रहे हैं। फिर उन्होंने जो एक बड़ा सवाल किया है, उन्होंने कहा है कि रोटी माटी और बेटी की सुरक्षा का राग लाप रही है भाजपा, जरा बताया तो 11 लाख लोगों से अन्न का अधिकार क्यों छीना? ये एक बड़ा सवाल जो है एक तरीके से उठाया जा रहा है। अमलेंदु जी, ये जो मुद्दा है कि वहां भी उसकी निगाह वहां की खदानों पर, वहां जो खनिज है, माइंस है, उन पर लगी हुई है और कई माइंस वहां पर अडानी ग्रुप को दी भी गई हैं। तो ये जो बड़े जो सिंडिकेट की बात है जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो आरोप वहां महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे लगा रहे हैं, शरद पवार लगा रहे हैं, इधर झारखंड में हेमंत सोरेन लगा रहे हैं। ये कुल मिलाकर ये दिखा रहा है कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं किस एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में है। दूसरी ओर वहां जिस तरह से महायुति है या एनडीए गठबंधन है, उसके घटक दलों के बीच में जिस तरह से खींचतान है, वो उसको कहीं ना कहीं कमजोर करती दिखाई पड़ रही है। और इसका आभास भारतीय जनता पार्टी को भी है। झारखंड में भी जिस तरह से वहां जेडीयू उसके साथ में जरूर है, लेकिन कई मसले ऐसे हैं जिन पर जेडीयू सहज नहीं है। उनमें एक बड़ा मुद्दा यह भी है जो वक्फ संशोधन विधेयक है, जो पेश तो किया गया लेकिन विरोध के बाद उसको जेपीसी को दे दिया गया। और अब जेपीसी के जो सदस्य हैं, जो विपक्षी पार्टियों के सदस्य हैं, वो उसके बहिष्कार की बात कर रहे हैं, क्योंकि जेपीसी के चेयरमैन जो जगदंबिका पाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो लगातार उन मुद्दों की ओर या उन रास्तों पर चल रहे हैं जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये विपक्षी सदस्यों का आरोप है। जेपीसी को जगदंबिका पाल अभी कर्नाटक में गए, वहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की और किसानों से मुलाकात को लेकर जो कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने सीधे तौर पर इन सारी चीजों को नाटक बताया है अमलेंदु जी। लेकिन जो विपक्षी सदस्यों ने जेपीसी के इन बैठकों के बहिष्कार की घोषणा की है, वो बहुत मायने रखती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। अब देखना ये होगा समीर जी कि अगर विपक्ष उसका बहिष्कार कर देता है तो तेलुगु देशम और ये जो है जेडीयू नीतीश कुमार, ये किस तरीके से उसके समर्थन में दिखाई पड़ते हैं उस बिल के। यानी इनको एक तरीके से, यानी उसको एक तरीके से देखा जाए कि इनको बेनकाब करने के लिए भी विपक्ष ने पैतरा चल दिया है कि हम तो चलो बाहर जा रहे हैं,
अब नीतीश कुमार और जेडीयू इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है कि ये किस तरीके से उस जेपीसी में जो बिल है उसका समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं, इनका स्टैंड किया। इधर जो जमीयत उलेमाए हिंद ने जो अभी सम्मेलन किया था, संविधान बचाओ सम्मेलन, और उसमें साफ तौर पे कहा गया है नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को कि अगर आप इसका समर्थन करते हैं तो फिर आपकी स्थिति आप समझ लीजिए क्या होगी। तो यानी इन दोनों दलों के सामने संकट है कि ये बीजेपी का एजेंडा चलाएं कि अपनी जो इनकी पॉलिसी है उस पर रहें। तो ये एक तरीके से कहा जाए कि इन दोनों के बल पर जो ये सरकार चल रही है समीर जी, और जिस तरीके से ये सरकार जो है अपना सांप्रदायिक एजेंडा लागू कर रही है, तो उसको अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का समर्थन नहीं है तो फिर एजेंडा लागू कैसे हो रहा है, ये सवाल अब उठने लगे। और ये अलग दूसरी बात ये भी है अमलेदु जी कि महाराष्ट्र में जिस तरह से अजित पवार का रुख है और वो बटेंगे तो कटेंगे, जो योगी आदित्यनाथ जी स्टार प्रचारक हैं और उनके इस जो स्लोगन है, उनका ये नारा है, उसको काफी प्रचारित भी किया जा रहा है। सीधे तौर पर अजित पवार उसके विरोध में है और कह रहे हैं कि उनको इस तरह के नारों की महाराष्ट्र को जरूरत नहीं है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जनसभा को अपने क्षेत्र में वो कराने को तैयार नहीं है। इन सब के पीछे ये दिखाई पड़ रहा है कि जो घटक दल है महायुति के यानी एनडीए गठबंधन के, उनके बीच में कितना तालमेल है। एकनाथ शिंदे आरोप लगा ही चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अजित पवार का रुख ये लगातार ये दिखाई पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर इन दोनों पार्टियों में अपने नेताओं को टिकट दिलवाए हैं। ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि इन तीनों ही पार्टियों के बीच में किस तरह से अविश्वास की भावना भरी हुई है और चुनाव में के नतीजों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये उसी तरह से लोगों को उसका दिखाई पड़ रहा है जैसे लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ा था। जहां तक मुद्दों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, ये वही मुद्दे हैं जिन पर उसको महाराष्ट्र में हार का सामना करना पड़ा, बुरी हार का सामना करना पड़ा। और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन उन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ा रहा है, चाहे वो आरक्षण की बात हो, संविधान की बात हो, और चाहे ये जो फाइनेंशियल सिंडिकेट की बात हो कि किस तरह से उद्योगपतियों के साथ सरकार मिलकर कुछ घरानों को सारी चीजें सौंप रही है। ये सारे मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको लेकर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। तो इनसे के बीच में ये जो दोनों गठबंधन के बीच की लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत दिलचस्प लड़ाई होती जा रही है और मुद्दे अब जो खुलकर सामने आ रही है, बीजेपी को अब बताना पड़ेगा कि उसके मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का क्या रुख है। एक तो जो गुजरात को लेकर मसला है समीर जी, वो काफी बड़ा मसला बनता चला जा रहा है और गुजरात का मसला इतना बड़ा हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस पर सफाई देते हुए नहीं बन रहा है। और ये गुजरात का मसला पे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, गुजरात की बात ही नहीं कर रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन लगातार जो है गुजरात की बात कर रहा है कि गुजरात को लेकर गुजरात किस तरीके से अतिक्रमण कर रहा है, यहाँ के जो महाराष्ट्र के बिजनेस हैं उन पे कब्जा कर रहा है। ये सारी चीजें वहाँ हो रही हैं, तो जबरदस्त लड़ाई है, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों गठबंधनों के बीच जबरदस्त लड़ाई है, लेकिन एक तरीके से कहा जाए गठबंधन नहीं, लड़ाई इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच है। चूंकि अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार इसमें बड़े प्लेयर नहीं रह गए हैं, उनके दलों में जिस तरीके से घुसपैठ कर ली है बीजेपी ने और अपने प्रत्याशी वहां उतार दिए, तो उसके बाद वो दोनों बड़े प्लेयर नहीं रह गए हैं। यानी कि बीजेपी जो एक तरीके से कहा जाए उसका मुकाबला इंडिया गठबंधन से है समीर। और अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नासिक में जनसभा चल रही है, वहां भी वही बातें कर रहे हैं कि कुछ लोग लूट की राजनीति कर रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं नई सरकार आएगी तो उनको बंद कर देगी, ये छीन लिया जाएगा। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरह से कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर ऐसी बातें कही जो घोषणा पत्र में लिखी नहीं थी, लेकिन कुछ समुदायों को भड़काने की बातें थी, उसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को हुआ। लेकिन यही सारी चीजें महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में दिखाई पड़ रही हैं। और इसका जो एक कहा जाए कि एक जो प्लेइंग फील्ड है उसका फायदा उठा रहा है इंडिया गठबंधन, क्योंकि वो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है। वो चाहे महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे गुजरात बनाम महाराष्ट्र का मुद्दा हो, या फिर वहां के जो तमाम स्थानीय मुद्दे हैं उन पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। और
धारावी प्रोजेक्ट की बात कहकर जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी चुनौती पेश की है मौजूदा सरकार पर, जो वहां केयरटेकर सरकार है एकनाथ शिंदे की, उसका जवाब देते एकनाथ शिंदे से नहीं बन रहा है। उन्होंने हालांकि उसका जवाब दिया जरूर है, उस पर आरोप लगाया है कि ये बंद कर देंगे परियोजनाओं को, लेकिन धारावी प्रोजेक्ट को बंद करने के पीछे वहां के लोगों का बड़े पैमाने पर जो विरोध हो रहा है वो है, और उस प्रोजेक्ट को दे दिया गया एक बड़े घराने को, अडानी समूह को दे दिया गया, जिसको आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार सारी चीजें सौंपती चली जा रही है। तो धारावी प्रोजेक्ट भी अब एक नया मसला है जो कि अब महायुति के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा करने वाला है। बिल्कुल बहुत बड़ा संकट खड़ा करने वाला है। धारावी प्रोजेक्ट जो है वो एक तरीके से कहा जाए मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट समझा जा सकता है, चूंकि विपक्ष का आरोप यह है कि मोदी जी के मित्र जो हैं अडानी जी, उनको ज़मीन जो है वो सौंपी गई है ताकि उनका कारोबार फले फूले। और अब देखिए समीर जी, ये जो धारावी का प्रोजेक्ट है इसको आप इस तरीके से समझिए कि दिल्ली में जो एक एक्सप्रेस लाइन बनी थी, अब वो अंबानी को उसका ठेका दिया गया था कि अंबानी इसको बनाएंगे, मतलब उसका संचालन करेंगे। बनने के बाद अडानी बीच भंवर में उसको छोड़कर चले गए। तो इसी तरीके से ये धारावी का प्रोजेक्ट समझा जा रहा है। अब बीच भवन में छोड़ के चले जाएंगे कि उससे कमाएंगे, क्या करेंगे ये देखा जाएगा। इसी तरीके से मुंबई एयरपोर्ट का मसला है, वो भी सामने आया है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट इस तरीके से सामने आए हैं कि ये अडानी को दिए जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने अपने लेख में जो बातें कही हैं समीर जी, वो भी यही है कि किस तरीके से मोनोपोली स्थापित की जा रही है, एकाधिकार स्थापित किया जा रहा है, और तमाम व्यापार जो करने वाले हैं उनके व्यापार छीने जा रहे हैं, और एक व्यक्ति को देश के सारे संसाधन और सारा व्यापार जो है वो सौंपा जा रहा है। जी बिल्कुल, सौंपा जा रहा है। तो बड़े दिलचस्प मोड़ पर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं, और जिस तरह से अपने मुद्दों में उलझा रखा है इंडिया गठबंधन ने, वो भारतीय जनता पार्टी और महायुति के लिए एक बड़ा संकट है। और सबसे बड़ा संकट यह है कि महायुति के भीतर जो उसके घटक दल हैं उनके बीच में जिस तरह से अविश्वास की भावना है, वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने के लिए, महायुति को परेशान करने के लिए। और जो दर्शक बाद में जुड़े हों उनको हम बता दें, जो आज की बहुत बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। हालांकि उस पर नए सिरे से विचार के लिए 3 जजों की एक दूसरी खंडपीठ गठित की गई है, लेकिन फिलहाल जो माइनॉरिटी स्टेटस है यानी 2005 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने। और अब